अच्छा, ये ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो लोग आर्किटेक्चर है वो हर स्टेप के ऊपर इमेज का साइज रिड्यूस करता जाता है। और इमेज का साइज रिड्यूस किस फैक्टर से करता है? डिवाइड बाय टू के हिसाब से करता जाता है। और आखिरी जो इमेज साइज होता है वो 7 बाय 7 का होता है। लेकिन एक और चीज ये क्या कर रहा होता है कि जो हर स्टेप के ऊपर हर स्टेप के ऊपर ये फीचर मैप अपने इंक्रीज करता जाता है। फीचर मैप क्या होता है कि पहले 3 चैनल्स थे, ठीक है? तो साइज था 448 इंटू 448। फिर इसने साइज को रिड्यूस कर दिया, जिसे हम डायमेंशन कहते हैं, ठीक है? डायमेंशन हाइट विथ रिड्यूस कर दी 112 इंटू 112। लेकिन जो फीचर मैप्स थे वो 192 कॉपीज जनरेट कर दी इसने। 192 कॉपीज किसकी? 112 और 112 इस डायमेंशन की 192 कॉपीज या फीचर मैप जनरेट कर दी है इसने, ठीक है? अच्छा, फिर यहाँ पर 3 बाय 3 का फिल्टर अप्लाई किया। 3 बाय 3 का फिल्टर अप्लाई किया, उसके बाद फिर मैक्स पूलिंग करके इसका साइज रिड्यूस कर दिया। साइज रिड्यूस होकर 56 बाय 56 हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ? फीचर मैप इंक्रीज कर गए, ठीक है? फीचर मैप्स पहले 192 थे, अब ये फीचर मैप्स हो गए 256, ठीक है जी? 256 फीचर मैप्स हो गए। अच्छा, अब इसके ऊपर फिर क्या किया? 3 बाय 3 का फिल्टर अप्लाई करके फिर मैक्स पूलिंग अप्लाई कर दी। मैक्स पूलिंग अप्लाई करने के बाद फिर क्या हुआ? इसका साइज हाफ में डिवाइड हो गया, मतलब 56 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 28 हो गया। लेकिन फीचर मैप्स कितने हो गए? ये डबल हो गए। पहले फीचर मैप्स हमारे पास 256 थे, अब ये फीचर मैप्स 512 हो गए, ठीक है? तो फिर अगले स्टेज में फिर इसकी डायमेंशन रिड्यूस कर दी। डायमेंशन अब 14 बाय 14 हो गई है, ठीक है? इमेज का साइज छोटा हो गया, लेकिन जो फीचर मैप्स थे वो हो गए 1024, मतलब मोर देन 1000 फीचर मैप्स आ चुके हैं अभी हमारे पास। फिर अगले स्टेज में इसने और साइज को रिड्यूस कर दिया, 7 बाय 7 तक आ गया। और जो इमेज के जो फीचर मैप्स थे वो रिमेन कांस्टेंट हो गए, ठीक है? तो ये एक इसकी चीज हो गई। अच्छा, टोटल कितनी कन्वॉल्व लेयर्स इसके अंदर, ये याद रखिएगा। तो ये बता रहा है कि इसके अंदर 24 कन्वोल्यूशनल लेयर्स इसके अंदर दी हैं, ठीक है? जबकि यूनिट के अंदर टोटल 18 कन्वॉल्व लेयर्स थी। 18 कन्वॉल्व लेयर्स इसके अंदर इस्तेमाल हुई थी। इसके अंदर कन्वॉल्व लेयर्स ज्यादा हो गई, 24 कन्वॉल्व लेयर्स हैं, ठीक है? अब 24 कैसे कन्वॉल्व लेयर्स अगर हम काउंट करें, याद रखें, तो काउंट करें तो क्या है? ये पहली कन्वॉल्व लेयर है, ठीक है? ये दूसरी कन्वॉल्व लेयर है। तो यहाँ पर कितनी कन्वॉल्व लेयर्स हैं? एक, दो, तीन, चार, ठीक है? चार कन्वॉल्व लेयर्स इसमें यूज हो रही है थर्ड स्टेज के अंदर। तो कितनी हो गई? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः कन्वॉल्व लेयर्स ये हो गई, ठीक है? उसके बाद ये जो दो कन्वॉल्व लेयर्स हैं ये इंटू फोर है। मतलब दो से तीन इंटू फोर का मकसद क्या होता है? आठ। आठ ये हो गई। छह पहले कन्वॉल्व लेयर थी, छह और आठ 14। 14 ये हो गए। 14, 15 और 16 ये दो लेयर थे। 15 और 16, ठीक है? 16 लेयर यहाँ पर हो गई। उसके बाद 1 और 2, ये दो जो लेयर्स हैं ये मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो 16 और 4 20। 20 के बाद ये वाली लेयर जो होगी ये 21, ठीक है? और ये हो जाएगी 22, ठीक है? 22 लेयर्स ये हो गई। उसके बाद यहाँ पर दो लेयर्स है, 23rd लेयर और ये 24 लेयर्स। 24 कन्वॉल्व लेयर्स इसके अंदर इस्तेमाल हुई है। यूनिट के कंपैरिजन में इसकी जो मॉडल है थोड़ा सा ज्यादा डीप है, डीप मॉडल है ये, ठीक है? और इसके अंदर मैक्स कूलिंग कितनी इस्तेमाल हुई है याद रखिएगा। एक मैक्स कूल है, दो, तीन और चार। चार मैक्स कूलिंग यूज हुई है इसके अंदर। और जो फुली कनेक्टेड लेयर है वो फुली कनेक्टेड लेयर ये एक और ये दो। दो फुली कनेक्टेड लेयर है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, ठीक है जी? तो ये टोटल जो हमारे पास लेयर्स है क्वांटिटी वाइज वो भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी हम बात ये करते हैं कि ये जब योलो का मॉडल अगर आपने ट्रेन करना है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू ट्रेन योलो फॉर यूर ओन प्रॉब्लम, जो भी आप प्रॉब्लम हल करना चाहते हैं, तो फिर उसको आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपके पास ट्रेनिंग डेटा होना चाहिए। ट्रेनिंग डेटा का मकसद क्या है कि जिसके ऊपर इस मॉडल को ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है? वो ट्रेनिंग डेटा आप कैसे बना सकते हैं? बहुत सारे आपके पास इसमें ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं। एक जो मैं आपको ये लिंक भी दिखा रहा हूँ, इसमें ये दिया
हुआ है कि इमेज एनोटेशन गाइडेड। ठीक है, इमेज एनोटेशन क्या होता है कि जब आपने योलो के लिए एक ट्रेनिंग डेटा सेट तैयार करना है तो आपके पास इमेजेस होनी चाहिए जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट होंगे जिसके ऊपर आप ट्रेनिंग करवाएंगे। ठीक है, अब ये जो प्रॉब्लम है, जो ट्यूटोरियल दिया हुआ है, ये कैसा दिया हुआ है कि जो फुटबॉल मैचेस होते हैं, फुटबॉल मैचेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं फुटबॉल मैच के अंदर? प्लेयर हो सकता है। ठीक है, प्लेयर ए टीम का हो या प्लेयर बी टीम का हो, वो प्लेयर ही कहलाएगा। फिर क्या हो सकता है, उसके अंदर अंपायर होता है। ठीक है, जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अंपायर का मकसद क्या होता है कि वो प्लेयर नहीं होता लेकिन लोगों के साथ वो भी दौड़ रहा होता है, कभी आगे कभी पीछे दाएं बाएं दौड़ रहा होता है। ठीक है, तो ये अंपायर होता है। तीसरा क्या होता है, ये बॉल होती है जिसको किक कर रहे होते हैं लोग, आगे पीछे बॉल मूव कर रही होती है। तो ये तीन चीजें कम से कम ऐसी हैं कि जो इस मैच के अंदर आपने डिटेक्ट करने के लिए आप अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडल ट्रेन किन चीजों के ऊपर होगा? तीन चीजों के ऊपर, एक अंपायर है, एक आपके पास प्लेयर है, और एक आपके पास बॉल है। ठीक है, लेकिन अब ये डेटा कहाँ से आएगा आपके पास? डेटा लेने के लिए इन्होंने जो तरीकेकार अडॉप्ट किया है वो क्या है कि ये क्रिकेट मैच की वीडियो है। ठीक है, अब वीडियो लाजमी बात हमें पता है कि सीक्वेंस ऑफ इमेजेस होते हैं, एक इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज। तो एक तरीकेकार क्या कर सकते हैं, आप एक कोई 20 मिनट की वीडियो क्लिप उठाएं, उस 20 मिनट की जो वीडियो क्लिप होती है उसके आप इमेजेस अलग अलग कर लें। ठीक है, इमेजेस अलग अलग कर लें क्योंकि जो वीडियो होती है वो कलेक्शन ऑफ इमेजेस होते हैं। तो जब आप 20 मिनट की जो वीडियो होगी उसको जब आप इमेजेस में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास थाउजेंड ऑफ इमेजेस आ जाएंगे, तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इमेजेस आप कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जब इमेजेस आ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उससे अगले वाला स्टेप हमारा क्या होता है? ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास है। अब देखें क्या है कि आप एक जो प्लेयर है, ये प्लेयर है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आपको सर्किल करके या रेक्टेंगल करके इसके ऊपर नाम लिखना पड़ेगा कि ये बंदा क्या है, ये प्लेयर है, ये भी प्लेयर है, ये भी प्लेयर है मेरे पास। ठीक है, तो अभी देखिए ये प्लेयर है, तो ऊपर ये देखें एनोटेशन होती जा रही है। कैसे एनोटेशन करेंगे वो तरीका बता रहा हूँ, ऐसे ये बता रहा हूँ कि आप उस इमेज के अंदर से उन ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग करके सर्किल या आप उसको रेक्टेंगल करेंगे और नाम उसके लिखने पड़ेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो जो बॉल है, प्लेयर है, या जो आपके पास अंपायर था, अब ये देखिए हमारे पास कितनी क्लासेस में हो गया ये काम, हमने अलग अलग इमेजेस बनाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक लेवल जो होगा किसके लिए, बॉल के लिए, एक लेवल किसके लिए हो गया, प्लेयर के लिए, और एक लेवल किसके लिए हो गया, रेफरी के लिए। तो अगर फुटबॉल मैच का मैं एक मॉडल ट्रेन करना चाहता हूँ गोलों के ऊपर, तो ये तीन मेरे पास ऑब्जेक्ट होंगे जो कि मैं फिर हर एक इमेज के ऊपर जो नया नया इमेज आएगा उसके ऊपर मैं ये लेबल कर सकता हूँ, लेबलिंग करवा सकता हूँ उसकी। ठीक है, तो आप इस तरीके से सारे इमेजेस, जितने भी इमेजेस आपके पास थाउजेंड ऑफ इमेजेस भी हैं, तो उनको आप एनोटेट कर लेंगे। एनोटेट करने के बाद क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली फिर वो आपके पास एक डेटा सेट बन जाएगा। सेट को आप तीन हिस्सों में आप तोड़ सकते हैं, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि वेलिडेशन डेटा सेट हो सकता है, टेस्ट डेटा सेट होता है, या फिर ट्रेन डेटा सेट होता है। ठीक है, अगर ये हम इन फोल्डर्स को ओपन करेंगे तो इस फोल्डर के अंदर मजीद दो फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, एक इमेज का फोल्डर होता है, एक लेबल्स का फोल्डर होता है, कैसे वो तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये वाले जो लेबलिंग करने वाला काम है, जो लेबलिंग करने का है, इसके लिए वेबसाइट, एक बहुत अच्छी वेबसाइट मौजूद है, उसको हम कहते हैं रोबोफ्लो। अपने डेटा सेट के एनोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, एनोटेशन आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें ऑटो लेबलिंग भी मौजूद है, ये याद रखिएगा। तो ये एआई बेस्ड ये जो वेबसाइट है लेबलिंग करता है, जैसे ये इमेज दिया हुआ है तो इसको ऑटोमेटिकली लेबल दे दिया कि ये वाइल हो सकता है, जिस तरह दवाई होती है ना, इंजेक्शन होता है तो उसके, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, ऑटो लेबलिंग करके सोलर पैनल इसके ऊपर करता जा रहा है। तो ये रोबो फ्लो जो है ये आपकी काफी सारी हेल्प करे, उसकी एनोटेशन कर सकते हैं। जब आपकी एनोटेशन तैयार हो जाती है तो फिर आप उस पूरे डेटा सेट प्लस जो उसके लेबल्स होते हैं उसको यूज करते हुए योलो को ट्रेन कर सकते हैं। जब योलो को ट्रेन कर लेंगे तो डेफिनेटली फिर आपके पास एक ऑब्जेक्ट डिटेक्टर का जो मॉडल है वो आपके हाथ में आ जाएगा, और उस मॉडल को फिर आप अपने मकसद के लिए यूज कर सकते हैं। जी, यहाँ तक कोई बात ना समझ लगी हो कि ये जो इमेज नोट एनोटेशन क्या होती है, इमेज एनोटेशन क्यों जरूरी है, फिर इमेज एनोटेशन हम स्पीडी काम कैसे कर सकते हैं, तो ये थोड़ी सी बातें अभी हमने बात की है इस पे। अगर कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं आप।
सर एक्चुअली जी मैंने कोई फर्स्ट शॉट प्रश्न नहीं है? लिया था। मेरा सवाल ये कि एग्जैक्टली इसका काम क्या होता है, मुझे ये थोड़ा सा ये आप एक्सप्लेन कर दें प्लीज। इस मॉडल की बात कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक लेयर की बात कर सर मॉडल की बात कर रही, मॉडल की लाइक स्पेसिफिक इसका रहे काम हैं? क्या होता है, बस हल्का सा ये एक मॉडल ओवरव्यू दे कर क्या देंगे। रहा है, देखिए हमने इसकी ट्रेनिंग करवा दी। ये शुरू में हमने बात ये की थी कि जो हमारे पास इमेज होते हैं उसके अंदर से चीजों को या ऑब्जेक्ट को ढूंढना। ये इमेज हमारे पास इनपुट इमेज है। इनपुट इमेज के अंदर एक बंदा नजर आ रहा है, एक डॉग है, एक हाथ नजर आ रहा है। ये मुझे तो नजर आ रहा है, ये ह्यूमन तो मैं पहचान लूंगा क्योंकि मुझे पता है ये क्या मतलब एडवांसमेंट हो जाए कि कंप्यूटर खुद डिटेक्ट कर ले कि इसके अंदर ह्यूमन कहाँ पर मौजूद है, डॉग कहाँ पर मौजूद है और हार्स कहाँ पर मौजूद है। तो ये जो योलो है ये काम हमें करके देता है। जी ओके सर, कोई ओके। मतलब आपकी बात जो क्वेश्चन था वो कुछ क्लियर हुआ है भी? जी सर, अब समझ आ गई थोड़ा। हाँ तो अब इसमें बेसिकली जो अब स्क्रीन में थोड़ी सी वो कर रहा हूँ, मैं नोट पैड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा ये अब नोट पैड में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नोट पैड नजर आ रहा है आपको अभी? जी सर, यस आ रहा सर, है। क्लियर है। अच्छा फवाद, ये आपने जो क्वेश्चन किया है ना कि सर मुझे फीचर चैनल समझ नहीं आए, ये काम कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये वाला सवाल आप कल अगर क्लास में आप करेंगे ना तो मैं थोड़ा सा वहां पर बोर्ड के ऊपर समझा के बात कर सकूंगा। ये थोड़ा सा सिर्फ याद रखिएगा कि कल क्लास में आपने ये वाला क्वेश्चन मुझसे पूछना है इंशाल्लाह। ठीक है फवाद? अच्छा अब देखें जो अ, जब हम रोबो फ्लो से एनोटेशन करते हैं तो वो आउटपुट में दो चीजें देता है। एक इमेज देता है और एक लेबल देता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ कि जी इमेज वन है अगर, ठीक है, तो लाजमी बात है फिर उसका लेबल भी वन होगा। इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट है वो अलग बात है, भी हम बात करते हैं उसके ऊपर। तो अगर मेरे पास इमेज टू है तो लाजमी बात है फिर मेरे पास क्या होगा इसका, उसके करस्पॉन्डिंग लेबल टू होगा। तो जो आपके पास रोबो फ्लो आउटपुट देगा, याद रखेगा, वो एक इमेज देता है और इमेज के अगेंस्ट एक नोट पेड फाइल देता है। नोट पेड फाइल होती है, ठीक है। जितने इमेजेस होंगे उतनी नोट पेड फाइल मिलती है आपको। टेक्स्ट फाइल कहते हैं उसे हम, ठीक है। तो आप उसको नोट पेड फाइल भी कह सकते हैं जो अभी मैंने ओपन की हुई है। तो अगर आपके पास एन इमेज है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एन इमेज है, तो लाजमी बात है फिर आपके पास उसके अगेंस्ट लेबल की जो फाइलें होंगी या टेक्स्ट फाइलें वो कितनी होंगी, वो भी लाजमी बात है। जो लेबल एन के लिए आपके पास ये सारी इतनी फाइल जो नोटेड फाइल्स आपके पास होंगी। अच्छा अब हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, सुन लें कि अगर एक इमेज वन जो है, इमेज वन कंटेन्स थ्री ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, थ्री ऑब्जेक्ट्स सच दैट एक इसके अंदर पर्सन है, एक इसके अंदर डॉग है और एक इसके अंदर हॉर्स है, ठीक है। तो अब जो लेबल वाली फाइल होगी उसके अंदर क्या होगा ये याद रखिएगा, ये बड़ा क्रिटिकल सवाल होता है, ठीक है। जो लेबल वन या जो टेक्स्ट फाइल होगी उसके अंदर तीन चीजें होंगी। सबसे पहली क्या चीज है कि जो ऑब्जेक्ट है, अब इसको अगर मैं यूं कहूं कि जो पर्सन इज रिप्रेजेंटेड एज अ जीरो, डॉग इज रिप्रेजेंटेड एज वन और हॉर्स इज रिप्रेजेंटेड एज टू, ठीक है।
तो ये मैं इसकी क्लासेस की बात कर रहा हूँ कि जी अगर मैं इसको 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको 1 से, और आर्स को 2 के साथ, तो लेबल के अंदर क्या लिखा होगा? सबसे पहली एंट्री होती है उसकी क्लास 0। ठीक है, ये याद रखिएगा 0। फिर एक्स लोकेशन, अच्छा मैं कामा दे रहा हूँ, इसके 5 चीजों में ये इंफॉर्मेशन आती है, याद रखिएगा 5 चीजों में। एक्स लोकेशन, वाई लोकेशन, फिर हाइट, विड्थ। ठीक है, ये 5 चीजें। ये अगर इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए क्या क्लास होगी? 1। फिर इसकी लोकेशन, एक्स लोकेशन, वाई लोकेशन, और हाइट, और वेट, ये दूसरी। ये टेक्स्ट फाइल जो मैं बना रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, इसके अंदर 3 ये रोज के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी होगी। अगर हमारे इमेज 1 के अंदर सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो जब मैं इन्हें एनोटेशन कर ली, एनोटेशन करने के बाद जो मुझे आउटपुट में मुझे लेबल फाइल मिली है, तो उसके अंदर 3 रोज के अंदर इंफॉर्मेशन होगी। 3 रोज के अंदर इंफॉर्मेशन का मकसद क्या है, ये मैं भी थोड़ा सा और मजीद बता रहा हूँ आपको। एक्स लोकेशन, वाई लोकेशन, हाइट, और वेट, ये 3 एंट्रीज होंगी या 3 रोज के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी होगी। किसके अंदर? इस लेबल 1 की टेक्स्ट फाइल के अंदर। फिर इस तरीके से इमेज 2 होगा मेरा, तो इमेज 2 के अंदर कोई सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, तो इमेज 2 के अंदर सिर्फ एक एंट्री बनी हुई होगी, उसकी एक्स लोकेशन, वाई लोकेशन, हाइट, विड्थ, और उसकी क्लास का नाम होगा कि 0 फॉर ह्यूमन है, या 0 फॉर पर्सन है, डॉग फॉर 1 है, और हॉर्स के लिए 2 है। ये एंट्रीज बनी हुई होती है। ठीक है, यहाँ तो कोई बात नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं, मैं अभी आपको एक एग्जांपल के साथ ये चीजें समझा रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ आ रही है? जी सर, यस आगे। सर। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा एक और फाइल खोलते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम। पेंट प्रोग्राम के अंदर अभी हम जाके थोड़ी सी बात को मजीद क्लियर करते हैं कि ये अभी हम जो बात करने जा रहे हैं इसका मकसद क्या है। अच्छा, ये आपके पास पेंट प्रोग्राम शो हो रहा है? जी सर, हो रहा हाँ, अपना ये जो आपने सवाल किया ना कि इसके जो मेजर ऑफ एरर या एक्यूरेसी जो है, वो एनोटेशन आपने कितनी अच्छी की हुई है वो, और दूसरा कितना बड़ा डेटा सेट है, ठीक है, तीसरा कितनी अच्छी या कितनी ज्यादा देर के लिए मॉडल की ट्रेनिंग करवाई है। इन 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले कि आपने एनोटेशन एनोटेशन कितनी अच्छी की हुई है, कोई मतलब एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट की एनोटेशन है, उसकी क्लास सही लिखी हुई है आपने, तो आपने मॉडल में इमेजेस कलेक्ट किए, वो इमेजेस कितने हैं? ज्यादा इमेजेस होने चाहिए। नॉर्मली मैंने बताया कि जो इमेज नेट है, इमेज नेट ने एक इमेजेस कितने मिलियंस ऑफ इमेजेस है, शायद 16 मिलियन है या 17 मिलियन इमेजेस है। तो आप समझ लें कि 1,70,00,000 इमेजेस उन्होंने कलेक्ट करके उनकी एनोटेशन की, फिर उसके ऊपर उस मॉडल को ट्रेन करवाया। फिर मॉडल कितना ज्यादा ट्रेन किया है आपने,
मतलब थोड़ी देर के लिए ट्रेन किया है तो लाजमी बात है इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। एक अच्छे टाइम के लिए आपने किया, जिस तरह ये वाला जो पेपर है, ठीक है, ये पेपर उन्होंने लिखा हुआ है, खुद उन्होंने लिखा है कि इस मॉडल को पूरा एक हफ्ता चलाया गया, मतलब आप 7 दिन कह सकते हैं, 24 घंटे के हिसाब से 7 दिन तक योलो की, ये योलो वर्जन 1 की बात कर रहा हूँ, योलो वर्जन 1 की एक हफ्ता ट्रेनिंग चलती रही है, उसके बाद फिर मॉडल ट्रेन हुआ इनका। तो ये 3 चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है हमारा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये आपके पास ये 10 प्रोग्राम शो कर रहा हूँ, ये भी आपके पास, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर ये देखें, ये ये पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट का मकसद क्या है कि इसके अंदर जो 5 चीजें इसने नोट की हुई थी, 5 चीजें जो मैंने अभी आपको बताया था कि टेक्स्ट फाइल के अंदर 5 जो चीजें ये हर रो के अंदर लिखता है, वो क्या है? सबसे पहले जो ये वाला है, ये पर्सन, ये क्या, ये जीरो है, मतलब जीरो मैंने किसके लिए किया था? पर्सन के लिए, तो ये लेबल हो गया इसका। फिर मैंने कहा था कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट का मकसद क्या होता है? वो इस इमेज का सेंटर पॉइंट ढूंढता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट, ठीक है। ये एक्स और वाई में भी होगा, लाजमी बात है, क्योंकि ये 2D मेरे पास इमेज है, 2 डायमेंशनल एरे है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, उसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और उसका कोई वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। तो ये सेंटर पॉइंट आ गया, मतलब जो दो बीच की चीजें थी, एक्स और वाई, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट आ गया। फिर अगली दो जो थी, वो क्या थी कि इसकी विड्थ टोटल कितनी है और इसकी टोटल हाइट कितनी है, ठीक है। ये 5 चीजें वो नोट करता है जब हम एनोटेट करते हैं। एनोटेशन के बाद जो हमें लेबल की फाइल मिलती है, टेक्स्ट फाइल, उसके अंदर हर रो के अंदर 5 चीजों की इंफॉर्मेशन होती है। एक होता है 0, 1 या 2, जो भी आपने लेबल दिया हुआ है वो होगा। दूसरा एक्स वाई, एक्स वाई का मकसद क्या है कि इस रेक्टेंगल का एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट वो क्या है, एक्स और वाई के अंदर। फिर जो आपके पास विड्थ है, टोटल विड्थ कितनी है, तो 3 ऑब्जेक्ट है तो 5 चीजें इसकी हो गई, 5 चीजें इसकी हो गई कि इसका जो इमेज है फाइल में, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो इसका जो एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट क्या है, ये, तो इसकी टोटल हाइट कितनी है, और ये टोटल एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट क्या होगा, ये सेंटर पॉइंट अगर है तो इसकी टोटल हाइट कितनी है और ये टोटल विड्थ कितनी है इसकी। तो ये 5 चीजों की इंफॉर्मेशन हर जो इमेज के अगेंस्ट इमेजेस को एनोटेट किया था, कितने ऑब्जेक्ट एनोटेट किया था, उतनी एंट्रीज आपके टेक्स्ट फाइल के अंदर होंगी, ठीक है। और वो ये चीज बता रहा होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट का मकसद एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट होता है इस रेक्टेंगल का। फिर जब बनाना पड़े तो इतना मुश्किल आपके लिए ना हो, ये पहले से इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की भी होती है। ये यहाँ तक कोई सवाल कोई चीज ना समझ लगे जो अब तक मैंने बात बताई। सही है सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये भी बात हो गई कि जब हमें योलो को ट्रेन करना है सर, तो फिर हमें एक्सक्यूज मी सर, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे करनी एक्सक्यूज मी पड़ेगी। सर। जी जी। सर, आपने जो एक्स और वाई लोकेशन बताई है, इसके अंदर हम क्या चीज मेंशन करेंगे? मतलब हाइट और विड्थ तो समझ आ गया, ये एक्स वाई लोकेशन क्या चीज है? हाँ, एक्स और वाई के अंदर क्या चीज मेंशन करेंगे, ये देखें। अच्छा, ये आपको दोबारा स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर।
अब ये देखिए, ये इमेज है मेरे पास कंप्लीट, क्योंकि मैंने बताया था कि जो इमेज वन होगा, तो इमेज वन के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसके लिए हर एक रो में इंफॉर्मेशन लिखी होगी, और 5 इंफॉर्मेशन आती है, 5 इंफॉर्मेशन जी सर। आती है। इसका अच्छा जी, ये आपको पेन प्रोग्राम नजर आ रहा है जी? जी सर। वेदा, जी जी अच्छा सर, ये आ रहा देखें, है। ये जब हम इसका एक्स वाई की बात करते हैं, तो ये वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ पर हमारे पास एक्स क्या होगा, इज इक्वल 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पर वाई भी हमारे पास क्या होगा, वाई भी इज इक्वल जीरो। 0 होगा। ऐसे ही है, फिर जैसे जैसे हम यस। आगे इंक्रीज करते जाते हैं तो ये एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, और यहाँ से हम नीचे आते जाते हैं तो वाई की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इंक्रीज बात होती समझ है। आ रही है? जी सर। हाँ। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट के लिए रेक्टेंगल ये बनाया मैंने, ये तो अभी मैं आपको जो इमेज बता रहा हूँ, ये तो आपको आउटपुट नजर आ रहा है, लेकिन आप एज्यूम ये करें कि ये जो एक खाली इमेज था जिसको बाउंडिंग बॉक्स पहले नहीं लगे हुए थे, ये मैंने लगाए हैं। तो मैंने कैसे लगाया, ये पहले बाउंडिंग बॉक्स बनाया। अब बाउंडिंग बॉक्स जब बनाया है तो इसका एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट जो होगा, फॉर एग्जाम्पल ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये सेंटर पॉइंट में क्या होगा, यहाँ पर कोई एक्स की वैल्यू होगी और यहाँ पर कोई वाई की वैल्यू भी होगी, ऐसा ही है ना? जी सर। जी सर। तो ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है, ये जो रोबो फ्लो है, ये हमें नोट करके देता है कि जी जो आपके पास ऑब्जेक्ट 0 है, उसका एक्स वाई सेंटर पॉइंट ये बनता है। इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट 2 होगा, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक्स की वैल्यू आ रही है, और यहाँ से कोई ना कोई वाई की वैल्यू आ रही है। तो जो दूसरी एंट्री बनेगी हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर, या जो दूसरी रो होगी, उसमें एक्स वाई इस चीज के बारे में बता रहा होगा कि उसका जो लेबल है वो तो 1 है, लेकिन इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट इन पूरे इमेज के हिसाब से बात हम कर रहे हैं, पूरे इमेज के हिसाब से एक्स वाई क्या होगा इसका, ठीक है। ये ठीक है तीसरा सर। इमेज है, तो ये अगर इसका सेंटर पॉइंट बनता है, तो लाजिम बात है इसका इस तरफ से अगर देखें तो कोई एक्स की वैल्यू होगी, और इधर से हम देखें तो कोई ना कोई इसकी वाई की वैल्यू भी होगी। तो ये जो एक्स वाई है वो इन चीजों को बता रहा होता है। और हाइट और विड्थ का भी ऐसे ही पता चलेगा हमें सर? कि हाइट और विड्थ, ये रेक्टेंगल की हाइट कितनी है। अब देखें यहाँ से ये सेंटर पॉइंट है, तो ये टोटल विड्थ कितनी होगी, फॉर एग्जांपल टोटल विड्थ है जी वो मेरे पास 122 मिलीमीटर है, या 130 मिलीमीटर है। इस तरीके से अगर इधर से हम देखें, इसकी विड्थ देखें, तो ये मे बी के 120 मिलीमीटर की विड्थ हो तो ये जो टोटल विड्थ है ये फिर हमें बता रहे होते हैं। ठीक। ठीक है सर। अलग हो तो आप पूछ सकते हैं। जी
अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम आगे क्लास में हम कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके सर। ओके सर, यहाँ जी जी, तक आप समझ आ अपनी गया। अटेंडेंस जो है वो फिर आप अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं। जी आतिफ, कल किस हो गया है सर, दोबारा? सर कोई इस टॉपिक बता रहा